layoff and retrenchment under Industrial Dispute Act. Section 2, subsection K, clause K, subclause K defines layoff as layoff means it's an incapability या inability of an employer on an account of shortage of coal, power, raw material, or the accumulation of a stock, breakdown of machinery, for any other reason, to give employment to the workman whose name is borne on the muster roll of his industrial establishment, who has not been retrenched. Layoff का मीनिंग जहां पर एक एम्प्लॉयर विदाउट विल, विदाउट उसके, जैसे हमने लॉकआउट में देखा था, एम्प्लॉयर ने एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया, रीजन जो भी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसने अपना लॉकआउट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, वहां पे वो रीजन अलग है, ठीक है। लेकिन ले ऑफ ये होता है जहां पर एम्प्लॉयर की विल एंड विश नहीं होती, बट कहीं ना कहीं वो मजबूर हो जाता है ये सारी चीजों को डिक्लेयर करने के, इसको हम बोलते हैं ले ऑफ। अब ये मजबूर कैसे होता है? अनअवेलेबिलिटी ऑफ अ रॉ मटेरियल हो सकता है, अभी सबसे बेस्ट एग्जांपल चल रहा है पैंडेमिक सिचुएशन, जहां पे लेबर्स अलाउड नहीं हो रहे हैं, लेबर्स जो हैं भी वो अपने अपने गांव भाग गए हैं, ऐसे में ये अवेलेबल नहीं करा पा रहे आपको जॉब, ठीक है। पहले की उसमें आपकी कोल से चलती थी मशीनरीज, इलेक्ट्रिसिटी उतनी नहीं थी हमारे पास, या ब्रेकडाउन हो जाता था, मशीनरी का ब्रेकडाउन, यू ऑल नो, ठीक है। तो ये सारी आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ती थी, ओके। लेकिन जैसे जैसे आपका आगे चीजें बढ़ती चली गई, वैसे वैसे जो लोग नींद में हैं वो नींद से उठ जाए, बिस्तर से बाहर आइए। सो जैसे जैसे ये चीजें आपके बढ़ते चली गई, वैसे वैसे एक विल जानना जरूरी हो गया, क्योंकि वही अनजस्ट स्ट्राइक जो कल हमने देखा कि अगर ले ऑफ की वजह से एम्प्लॉयर इज अनेबल टू प्रोवाइड यू अ जॉब, इन दैट सिचुएशन देयर इज नो एनी इल विल और देयर इज नो एनी मेंस रिया बिहाइंड दैट स्टॉपेज ऑफ वर्क, राइट। कोई डिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से ले ऑफ नहीं हुआ, वो आपको प्रोवाइड ही नहीं करवाता। आप किसी पे गुस्सा तब होते हैं जब उसके पास अवेलेबल है सोर्सेस, फिर भी वो अवेलेबल ना करे, तो आप उस पर गुस्सा कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ये समझिए, जब उसके खुद के पास ही अवेलेबल नहीं है तो वो आपको कहां से अवेलेबल करा दे, राइट। ऐसे में अगर आप अपने स्ट्राइक डिक्लेयर करते हैं तो वो अनजस्ट होता है, ओके। तो ये है आपका बेसिक ले ऑफ मीन्स। और कौन कौन से एम्प्लॉय जिनका नाम मस्टर रोल में हो, जिनको रिट्रेंच ना किया गया, बट ऑब्वियस रिट्रेंच नहीं किया जाएगा तो वो आपके एस्टेब्लिशमेंट में ही काम कर रहा है, ओके। तो दिस इज नोन एज ले ऑफ, मीन्स it's a temporary stoppage of a work by the side of employer just because he is unable to provide you a proper job. Reason behind that the shutting down of the raw material, unavailability of coal, any pandemic situation, कई बार इंटरनल हालात ठीक नहीं होते कंट्री के, तो इन सारी चीजों को कंसिडरेशन दें तो इसमें एम्प्लॉयर का कोई हाथ नहीं है, ओके।
इसमें एम्प्लॉयर का कोई लेना देना नहीं होता, तो इसको आप बोल सकते हैं ले ऑफ। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे इसका देखते हैं और डिटेल में। दैट it is also provided that a workman whose name is born on a muster roll, जो भी वर्कमैन है, क्योंकि आपने देखा होगा मस्टर रोल सबका होता है, जिससे पहचाना जाता है कि वो वर्कमैन वहां पे है भी या नहीं। आपके यहाँ भी आप इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं या नहीं, उसके लिए भी एक मस्टर रोल अवेलेबल है। एडवोकेट्स वहां पे एनरोल्ड है या नहीं, उसको जानने के लिए मस्टर रोल अवेलेबल है। डॉक्टर्स के, तो मतलब जो भी आपके एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, इसमें आपका मस्टर रोल में नाम होना जरूर। मस्टर रोल में नाम होता है तो बाकी चीजें आपकी समझ में आती है कि भैया आप यहाँ के वर्कर हैं भी या नहीं। ठीक है, तो जिनका नाम मस्टर रोल में है वो डीम्ड होते हैं, जिनको ले ऑफ किया जाता है। अगर ले ऑफ डिक्लेयर हुआ, सपोज एक इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयर ने ले ऑफ डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, अब ले ऑफ डिक्लेयर करने के बाद कहीं ना कहीं वो जो मजदूर हैं जिनको रोका गया, उनको कहा जाता है द वर्कर्स लेड ऑफ, जिनका काम लेड ऑफ कर दिया गया फॉर द डे। कई बार होता है सिर्फ एक दिन के लिए उनका काम रुक जाता है, रॉ मटेरियल नहीं आ पाया, उस दिन के लिए काम रुक गया, या अगली डिलीवरी रॉ मटेरियल की कब हो रही है, ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी है, बनने में 2-3 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा। ऐसे सिचुएशन में आपको बैठा के पगार तो देगा नहीं वो, राइट। छोटे छोटे एस्टेब्लिशमेंट, बड़ी कंपनियां तो इन चीजों पे ध्यान नहीं देती। जैसे अगर हम टाटा की बात करें तो टाटा ने तो आपकी पेमेंट भी नहीं काटी। बाकी इंडस्ट्री में शायद 50% वर्क फ्रॉम होम करने पर या 75% है। ओनली द इंडस्ट्रीज ऑफ टाटा, इसने आपको वर्क फ्रॉम होम में भी आपके पैसे नहीं काटे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सबसे बड़ा फर्क यही है। ठीक है, तो उनको अगर ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी है या ये सारी कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे में वो इंसान उस दिन के लिए, यस, सबके साथ हो रहा है, ओके, डीम्ड ले ऑफ माना जाता है कि जैसे मैं मजदूर हूं, मैं वर्कमैन हूं, मैं अपने टाइम पे, जो मेरा 10 बजे का पंचिंग टाइम है, 10 बजे के पंचिंग टाइम पे मैंने मेरा कार्ड पंच कर दिया फोरमैन के सामने, लेकिन मेरे अवेलेबल रहने के बाद भी 2 घंटे तक अगर मुझे मेरा काम करने नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स ये डीम्ड लेड ऑफ माना जाता है। ऐसे कंडीशन में आपको डीम्ड लेड ऑफ है कि आपको लेड ऑफ कर दिया गया, यू आर ले ऑफ। तो ये छोटी छोटी एक आपकी चीजें हैं जिसकी वजह से आपके इंडस्ट्रीज में, और यही एक डिसिप्लिनरी एक्शन का कारण भी होता है। ओके, so the above provision is subject to 2 modification if the workman, instead of being given employment as a commencement of any shift for a day, is asked to present himself for purpose during the second half of the shift and the given employment, he is deemed to have been laid off only for a 1 half of a day. मान लेते हैं आप एज ए वर्कमैन पहुंचे, 10 बजे की आपकी सर्विस है, 10 से 6 आप काम करते हैं, 10 से 2 पहली शिफ्ट, आधे घंटे का ब्रेक, और 2-2:30 बजे से 6:30 बजे तक आपकी दूसरी शिफ्ट। ऐसे कंडीशन में आप सुबह पहुंचे, वहां पे आपको एम्प्लॉयर बोलता है नहीं आज मशीनरी डाउन है, आप सेकेंड हाफ में आइए। ऐसे में आप सिर्फ हाफ डे के लिए लेड ऑफ होते हैं, ना कि होल डे के लिए, अगर आपको इंस्ट्रक्शन मिलता है। ये अभी भी इंडस्ट्रीज में चलता है, तो छोटी छोटी चीज, क्योंकि आप एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आप ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, तो आप लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आती। बट
जो वर्कमैन है, आज भी अगर आप इंडस्ट्रीज में चले जाएंगे तो वहां पे उनको आर्ली के हिसाब से भी पैसे मिलते हैं। ओके, जितने घंटे काम करेंगे उतने घंटे की उनको पेमेंट मिलेगी। ऐसे कंडीशन में आपको कितने एक एक आर का भी पैसा जोड़ा जाता, और वहां पर आपको ले ऑफ अगर मिल रहा है तो कैसे, लॉकआउट हो रहा है तो कैसे, स्ट्राइक हो रही है तो कैसे, तो ये एक एक कैलकुलेशन जब ट्राइब्यूनल एडजुडिकेशन पे आता है तो बहुत मायने करता है। रीजन बिहाइंड दैट कि 1 घंटे का अगर आप जोड़ रहे हैं और ये 1 घंटे में उसको 50 रुपए मिल रहे हैं, ओके, अब 1 घंटे में 50 रुपए मिल रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो अगर आप 30 दिन का जोड़ लीजिए तो उसके लिए 1500 हो जाते हैं। तो एक मजदूर के लिए 1500 बहुत बड़ी चीज हो जाती है। इट्स लाइक पेमेंट। तो खाली साइन शो करने से नहीं होता, उसको अप्लाई करिए, एप्लीकेशन का मौका दीजिए। खाली आपने शो कर दिया ऐसे नहीं होता, ठीक है, मौका मिलना चाहिए, मौका मिले तो उन चीज को अप्लाई किया जाए, राइट। सो इफ ही इज नॉट गिवन अ सच फर्दर एम्प्लॉयमेंट, जब आप मौका ही नहीं दे रहे हैं उसको, तो वो अपना परफॉर्मेंस कहाँ से दे, वो तो तैयार बैठा है, ठीक है। अब आप कर देते हैं कि नहीं बस एक में ही खत्म, तो आपने लेड ऑफ कर दिया उसे, ठीक है। स्ट्राइक होती है जब आप इनकैपेबल, ठीक है, लेकिन अगर आपने उसको लेड ऑफ कर दिया, आपने उसको मौका ही नहीं दिया, तो ऐसे में वो अपना परफॉर्मेंस, अपना एम्प्लॉयमेंट का जो भी उसके स्किल है वो कैसे देगा। आप सिर्फ उसको अपॉइंट करके रख रहे हैं, ठीक है, और जब वो छुट्टी पे है तो आप उसको शो कर रहे हैं कि इतना आपको काम करना है, तो करने मिले तो करे ना, वो तो तैयार बैठा है, राइट। तो एम्प्लॉयर यहाँ पे अनअवेलेबल है, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहा है, ठीक है। इवन आफ्टर सो प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ, एम्प्लॉयमेंट के समय वो पहुंच भी गया, खड़ा भी है, अब आप फायदा उठाइए, वो आप नहीं कर रहे, ठीक है। ही इज नॉट डीम्ड टू हैव बीन लेड ऑफ फॉर अ सेकेंड हाफ ऑफ द शिफ्ट। शिफ्टिंग में काम दीजिए ना उसको, आप एक बार में नहीं अवेलेबल है तो शिफ्ट में लीजिए, सेशन में लीजिए, यही सेशन और यही शिफ्ट एक ही चीज है, शिफ्टिंग में वो वर्क करता है। चलो फर्स्ट हाफ में नहीं, तो फर्स्ट हाफ में आप ठीक है, आप उसको काम मत दीजिए, और सेकेंड शिफ्ट में तो काम दीजिए, वो अवेलेबल है बेचारा आपके लिए, खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको, और इसमें अगर हाफ शिफ्ट के लिए भी उसने सेकेंड हाफ में काम किया है तो ही इज एंटाइटल्ड फॉर द फुल बेसिक वेज, ठीक है, और डियरनेस अलाउंस फॉर दैट पार्ट ऑफ द डे। अगर वो हाफ शिफ्ट में भी काम कर रहा है, मॉर्निंग में नहीं कर पाया लेकिन बाद के शिफ्ट में काम कर रहा है, तो माना यह जाता है कि उसने पूरे दिन में मेहनत की है। तो बेटर है कि जब पूरे दिन में ही उससे काम कराना है तो भैया फिर शिफ्टिंग में काम करा लो, उसको भी शांति मिले, आप भी सेटिस्फाइड रहे, राइट। तो ये आपका कहलाता है ले ऑफ, ठीक है। उसके बाद आते हैं अंडर अ महाराष्ट्र अमेंडमेंट, वर्कर कैन बी लेड ऑफ ऑल्सो ऑन अकाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूएंस और रिडक्शन ऑफ पावर सप्लाई। हाँ, लाइट वाइट ना हो तो ठीक है, मान सकते हैं, ठीक है, या फिर उसका कहीं पे भी डिसकंटिन्यूएंस है, प्रॉपर वर्क में नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ऐसे में ऑन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट फॉर अ कंट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन। तो यहाँ पे भी देखिए, जब पावर सप्लाई नहीं है तो वो आपको कहीं ना कहीं वो चीज अवेलेबल नहीं करा पा रहा। आजकल की मशीनरी मैंने आपको बताया, वो कोल और उस पर नहीं चलती, आजकल की मशीनरी चलती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी पे। अब लाइट ही नहीं है तो आपकी इंडस्ट्री कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कैसे काम करेगा वो, पावर तो होना चाहिए, पावर ही नहीं है तो कहां से काम करे, राइट। तो ये होना जरूरी, नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स ऑफ लेऑफ, देयर मस्ट बी अ फेलियर, रिफ्यूजल, इनएबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर्स पार्ट,
या तो एम्प्लॉयर आप फेलियर कर जाए या रिफ्यूज कर दे। कुछ मजदूरों को रिफ्यूज कर दिया जाता है कि नहीं आज के बाद तुमको जॉब नहीं मिलेगी, तो रिफ्यूजल है। या इनएबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर ही इनकैपेबल हो जाए, ठीक है, तो ये कहलाया जाता है ले ऑफ। लेकिन ये इनएबिलिटी आपकी मानी जाती है जहां पे विल ना हो। अगर विलफुली वो रोकता है तो फिर यहाँ पे डिस्प्यूट खड़ा हो जाएगा और वो आएगा अमाउंट टू लॉकआउट, नॉट ले ऑफ, ठीक है। और सेकंड, सच अ फेलियर, रिफ्यूजल और इनएबिलिटी शुड बी नेसेसरली ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्टेज ऑफ कोल, पावर, रॉ मटेरियल और एक्यूमुलेशन ऑफ अ स्टॉक, ब्रेकडाउन ऑफ अ मशीनरी और एनी अदर रीजन। तो ये जितने भी पांचों पॉइंट आपको बताए गए हैं, इसमें एम्प्लॉयर की विल एंड विश नहीं है, but he is incapable to provide you all these necessary materials. So this is known as layoff. Okay, तो लॉकआउट और लेऑफ में डिफरेंस क्या है? लॉकआउट में जहां पे willfully employer in a present of employment to refuses to give a work to his workman, that is known as lockout. Layoff में there is no any will but employer is incapable to perform or provide you employment. दूसरा difference, in a lockout there must be a disciplinary action, there must be a retrenchment behind that, right? But in layoff there is no any retrenchment, there is no any disciplinary action, because in the layoff there is a shortage of a material, power, coal, etc. ये आपका बेसिक डिफरेंस लॉकआउट वर्सेस layoff में है. It is just settled law that the word any other reason are to be construed as justum generis, means the Supreme Court in Khairbetta State versus Raja Manikam and workmen of Diwan Tea State versus their management has held that any other reason relates to the reason which are similar to the reason already specified in definition. Means आपके लिए ले ऑफ जो बोला गया है कि ले ऑफ कब करना है, तो ले ऑफ के लिए ऑलरेडी डेफिनेशन में आपको दिया हुआ है, ठीक है, उसके अलावा आपको नहीं करना है. ले ऑफ के लिए आपको कौन कौन से रीजन है? ले ऑफ के लिए आपको यही सारे रीजन आपको दिए हुए हैं कि जहां पर वो ये चीज कर ना पाए, ठीक है. अगर वहां पे ये चीज कर नहीं पा रहा है तो वहां पर आप ये डिक्लेयर कर सकते हैं. तो एडजस्टम जनरल्स का मीनिंग यही होता है कि जनरल वर्ड जो आपको दिया हुआ है उसका एक्सटेंशन ना करें उसके लिमिट के आगे जाके. मीन्स कैसे होता है, जैसे हमने लॉ में सीखा है एक वर्ड के 4 मीनिंग होते हैं, तो उसका फायदा यहाँ पे ना उठाया जाए. इसके लिए कोर्ट ने यहाँ पर ले ऑफ के लिए एडजस्टम जनरल्स का एक फ्रेमवर्क दे दिया गया है. मीन्स कि आपकी जो जनरल मीनिंग दी गई है उस जनरल मीनिंग के बियॉन्ड आपको सोचना नहीं है. दैट इज नोन एज एडजस्टम जनरल्स. दैट इज द जनरल वर्ड shall not affect beyond to the subject of beyond to the definition or beyond to the meaning which is given. That is known as adjustum generis. समझ में आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी चीज को जनरली जानते हैं तो वहां पे आप हमेशा अपना लॉ माइंड को एप्लीकेबल नहीं करेंगे. बस जा रही है, मैंने बोला आई एम सिटिंग इन अ बस, तो अब वो बस में अब आपको एयर बस हो सकती है, नॉर्मल बस हो सकती है, राइट. उसके अलावा तीसरा पानी के जहाज को आप बस नहीं बोलते. एडजस्टम जन, अब आप ये नहीं बोल सकते मैंने मेरे घोड़े का नाम बस रखा है तो मैं घोड़े पे बैठा हूं लेकिन मैं बस में जा रहा हूं, तो ये आप नहीं कर सकते. यहाँ पे एडजस्टम जनरल्स आ जाता है. तो ले ऑफ को डिक्लेयर करने में क्या होता है, सबसे बड़ा फायदा एम्प्लॉयर को
कि उसको पेमेंट नहीं करनी पड़ती। तो कई बार कई इंसिडेंसेस ऐसे आए हैं जहां पर कलरेबल एक्सरसाइज यूज किया एम्प्लॉयर ने कि काम भी नहीं दिया और ले ऑफ डिक्लेयर है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों मेन केसेस में द डॉक्ट्रिन ऑफ एडजस्टम जनरिस का यूज किया कि जो डेफिनेशन में आपको दिया हुआ है उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते, उतने को ही पकड़ के रखना है। ठीक है, तो दिस इज नोन एज ले ऑफ। अब उसमें हम आगे आते हैं रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट सेक्शन 2 सबसेक्शन O clause O deals with the definition of a term retrenchment. Retrenchment means the termination of an employer of the service of a workman for any reason whatsoever otherwise than the punishment. Means आपको आपके जॉब से टर्मिनेट किया जा रहा है बट इसके पीछे कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं, आप पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा, लेकिन अब आपको कंटिन्यूएशन भी नहीं किया जा रहा। Thus the retrenchment does not include termination by way of a punishment inflicted pursuant to the disciplinary action, कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से आपको टर्मिनेट ना किया जाए। वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑफ अ वर्कमैन, VRS जो होता है, जहां पे आपकी सर्विस खत्म होने के पहले पहले आप अपने आप को कवर कर लेते हैं और आपको सर्विस से फ्री कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है आपका सुपर एन्युएशन। If the contract of the employment between the employer and workman contains a stipulation on behalf, ठीक है, ऐसे में सुपर एन्युएशन का मीनिंग ये होती है कि लाइक अगर किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, और काम करते समय आप सुपर एन्युएशन के लिए आपको सबसे पहले एक चीज याद रखनी है कि आप उस कंपनी में मास्टर रोल में हो। ठीक है, मास्टर रोल में होंगे तो ही एम्प्लॉयर आपके सुपर एन्युएशन का ध्यान रखेगा, आप वहां के परमानेंट वो होने चाहिए। लेकिन अब आजकल बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिसमें सुपर एन्युएशन के क्लॉज नहीं होते। ओके, तो यहां पर आपको वो क्लॉज होना चाहिए, स्टिपुलेशन होना चाहिए। ओके, तो अगर VRS भी है तो भी सुपर एन्युएशन आपका चलना चाहिए। और टर्मिनेशन ऑफ अ सर्विस ऑफ अ वर्कमैन ऑन अ ग्राउंड ऑफ इल हेल्थ, अगर जाहिर है वर्कमैन का काम है, ज्यादा उनको जरूरत पड़ेगी ऐसे पावर की, ऐसे उसमें अगर वो नहीं आपको वो सप्लाई कर पा रहा है, अपनी पावर अवेलेबल नहीं करा पा रहा है, अब पावर नहीं बची तो आपके किसी काम का तो बचा नहीं, वो आपको प्रोवाइड नहीं करा सकता ना। सेशन क्या वो एक सेशन में ही काम कर ले, बड़ी बात है, ऐसे में वो सिर्फ आपका एम्प्लॉय बन के रह जाएगा। हाँ, अब ये डिपेंड करता है एम्प्लॉयर पे कि वो सर्विस नहीं भी दे पा रहा है तो भी कंटिन्यूअस रखना है या नहीं, बट जनरली नहीं रखा जाता। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है कि वो इनकैपेबल हो गया, अब आपने रखा ही सिर्फ उस काम के लिए था उसको, तो बात अलग है। वरना कई बार ये होता है कि ठीक है उस काम के लिए कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर आपकी कंपनी का रिलेशन अच्छा है उसके साथ तो आप बाकी चीजों के लिए उसको रख लेते हैं। लेकिन अब आपको स्पेसिफिक वही परफॉर्म करना है जिसके लिए वो बेचारा इनकैपेबल है, ऐसे में आप उसको घर भेज देते हैं कि बस तेरा काम खत्म। राइट, तो ये सारी चीजों को आपके रिट्रेंचमेंट में इंक्लूड नहीं किया जाता। रिट्रेंचमेंट में आपका सिसेशन ऑफ वर्क या टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड अ सर्विस, कोई भी रीजन हो सकता है, वाइडर सेंस है, लेकिन यहां पर आपका ये नहीं है। ठीक है, कि आपको डिसिप्लिनरी एक्शन पे निकाला जाए, वो रिट्रेंचमेंट में नहीं आता। ओके, एज ऑब्जर्व
in Haji Ismail Said and Sons Private Limited versus First Industrial Tribunal. All retrenchment is a termination of service, but all termination of service is not retrenchment. इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन, इसके पीछे का रीजन ये है कि टर्मिनेट किया जा रहा है तो रिट्रेंचमेंट तो हो ही गया, राइट. ऑल रिट्रेंचमेंट आर टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विस, बट ऑल टर्मिनेशंस आर नॉट रिट्रेंचमेंट. कई बार आपको डिसिप्लिनरी एक्शन पे भगा दिया जाता है, कई बार स्ट्राइक की वजह से आपके टर्मिनेट कर दिए जाते हो, लॉकआउट की वजह से टर्मिनेशन होता है. तो सारे टर्मिनेशन रिट्रेंचमेंट नहीं कहलाते. ओके. While the section provides that the termination of a service by means of retrenchment can be for any reason whatsoever, termination without a person without a reason cannot be amount to retrenchment. जैसे टर्मिनेट करना है तो उसके लिए कोई रीजन की जरूरत नहीं, टर्मिनेट कर दिया, भगा दिया. लेकिन रिट्रेंचमेंट अगर देना है, अब आपको रीजन देना पड़ेगा. बैठे बैठा है, देखिए जैसे आप रोड पे चले जा रहे हैं, कुत्ता आप पे भौंक रहा है, तो ये उसका जनरल काम है, राइट. तो उसके लिए रीजन की जरूरत नहीं है. लेकिन आप बैठे हुए हैं, आपके सबसे खास दोस्त ने बैठे बैठे आपको कान के नीचे बजा दिया, तो यहाँ पे आप उससे रीजन मांगते. ये कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया, मैंने कुछ किया नहीं, बैठे बैठे क्यों बजा दिया भाई. वही चीज रिट्रेंचमेंट में भी है. रिट्रेंचमेंट में एक तो आप मेरे को जॉब से भगा रहे हैं, ऊपर से आप मेरे को रीजन भी नहीं दे रहे हैं, राइट. तो रिट्रेंचमेंट में हमेशा रीजन होना कंपलसरी है. टर्मिनेशन में कई बार ये होता है कि रीजन पता तक नहीं होता, सीधे सीधे एम्प्लॉयर को भगा दिया जाता है, वर्कमैन को. बाद में वो कोर्ट में जो करना चाहे वो करे, ठीक है. तो ये इसका बेसिक डिफरेंस है, ठीक है. अब उसके बाद आप आइए सीधे डिस्टिंक्शन बिटवीन ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट. 222 डिस्टिंक्शन बिटवीन ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट. ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट में फर्क क्या है, ठीक है. रिट्रेंचमेंट करने के पहले ये जो जितने भी साइंस आप दिखाते हैं वो आपको शो करने पड़ते हैं अपने मजदूरों के साथ, ताकि वो सेटिस्फाइड हो सके, ठीक है. लेकिन ले ऑफ में तो इनकैपेबल है बेचारा. इनकैपेबल आदमी से तो आप कुछ करवा ही नहीं सकते, एम्प्लॉयर ही इनकैपेबल है, ठीक है. तो ले ऑफ डज नॉट इन्वॉल्व टर्मिनेशन ऑफ अ सर्विस. ले ऑफ में वो आपको मना नहीं कर रहा है, उस समय के लिए उसको प्रॉब्लम है, उस समय तो वो कुछ परफॉर्म नहीं करवा सकता, तो वो चीज आप मान लेते हैं, ठीक है. हाउएवर रिट्रेंचमेंट इन्वॉल्व्स टर्मिनेशन, रिट्रेंच कर दिया. लेकिन डिसिप्लिनरी एक्शन, ले ऑफ इज अ फेलियर, रिफ्यूजल और इनएबिलिटी, राइट. किसमें उसके पास कोल नहीं है, पावर नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक नहीं है, इन सारी चीजों पर, या ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी है और एनी अदर रीजन. लेकिन रिट्रेंचमेंट के कोई भी रीजन हो सकते हैं, बट रिट्रेंचमेंट का ये रीजन ये नहीं हो सकता कि आपको कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए. डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं तो इट डज नॉट अमाउंट टू रिट्रेंचमेंट. वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं होना चाहिए, सुपर एन्युएशन को इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए, टर्मिनेशन ऑन अ ग्राउंड ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ इल हेल्थ नहीं होना चाहिए. रिट्रेंच वर्कमैन कैन नॉट बी लेड ऑफ. रिट्रेंच कर दिया मतलब आपने सारे रिलेशन तोड़ दिए. अब मेरे बाबू ने थाना थाया या नहीं थाया, उससे एम्प्लॉयर को कोई लेना देना नहीं है, ले ऑफ में लेना देना है. तो आपके जनरल टर्म में समझ लीजिए कि रिट्रेंचमेंट मतलब आप दोनों का, ले ऑफ में आप दोनों मतलब आप बात कर रहे हैं और पीछे आपके पिताजी खड़े हैं, तो आपने फोन कट कर दिया, आप अपने सोना बाबू से बात नहीं कर पाते. लेकिन रिट्रेंचमेंट में वो अब आपको भाव ही नहीं दे रहा है, टर्मिनेट कर दिया आपको.
ठीक है, यही फर्क है। तो ले ऑफ में वो बराबर ध्यान रखेगा एम्प्लॉयर कि जब भी अवेलेबिलिटी होगी सबसे पहले आपको बुलाएगा, लेकिन रिट्रेंचमेंट में लात मार के भगा दिया, काम खत्म, अब तुम बाहर में जाओ। ये है इसका बेसिक लेवल, अब इससे नीचे मैं नहीं जा सकता। ठीक है, चलिए। While an employer may lay off only on account of factors, जो हमने factors आपको बताए, so the retrenchment without a reason is no retrenchment. इसके लिए रिट्रेंचमेंट में आपको रीजन देना जरूरी है। बिना रीजन के अगर आपने रिट्रेंचमेंट दिया तो दैट रिट्रेंचमेंट इज void ab initio। ओके, वो रिट्रेंचमेंट को कोर्ट तुरंत का तुरंत रिजेक्ट कर देगा। आई बात समझ में? दिस इज योर डिफरेंस। अब जनरल प्रोविजन आते हैं ले ऑफ के लिए। ले ऑफ कहां कहां अप्लाई होता है, ठीक है, या उसके पीछे पीछे जनरल प्रोविजन, ठीक है। According to the section 25 subsection A, general provision relating to the layoff contained in section 25C to 25E do not apply to the industrial establishment जहां पे less than 50 workers होते हैं या जो इंडस्ट्री की डेफिनेशन में नहीं आता, ऐसे सारी चीजों पर आपका जनरल ले ऑफ के आपके कंडीशन अप्लाई नहीं होते। ओके, जहां पे वर्कर्स 50 या उनसे कम होते हैं, बेचारा सीजनल कैरेक्टर, जैसे आपकी शुगर मिल होती है, शुगर मिल सीजनल कैरेक्टर पे चलती है, राइट। गन्ना होगा तभी तो शुगर बनेगी, गन्ना ही नहीं है, शुगर कहाँ से बने, तो सीजन पे डिपेंड होता है, राइट। तो ऐसे उसमें आपका ले ऑफ नहीं माना जाता कि अनअवेलेबिलिटी है। अब आप गर्मी के मौसम में गन्ना मांगेंगे तो गर्मी के मौसम में गन्ना नहीं आता, गन्ना हमेशा ठंडी के मौसम में चलता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आप उनको जॉब प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, देन टू, ठीक है। लेकिन अब ये आलू की इंडस्ट्री है, आलू आपका कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। आलू की अवेलेबिलिटी आपको हमेशा है क्योंकि जमीन के नीचे रहता है, थोड़ा सा पानी दीजिए आलू उग जाएगा, कहीं पे भी आप उगा सकते हैं, राइट। तो उसकी अवेलेबिलिटी, आप तो आलू आपका सीजनल वर्क में नहीं है, आलू अवेलेबल है आपके पास, लेकिन गन्ना आपको उन्हीं चीजों पर अवेलेबल होता है, ठीक है। आलू का रेस्टोरेशन आपके लिए कोल्ड स्टोरेज अवेलेबल है, आप जहां चाहे जितना चाहे कर सकते हैं, राइट। तो ये सीजनल में नहीं आते, आलू आपके लिए सदाबहार है, जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं, नॉट माई पॉइंट। बट सीजनल में आता है कटहल, वो आपका सीजनल उसमें आता है, आपको 24/7 नहीं मिलेगा, 12 मंथ्स में नहीं मिलेगा, स्पेशल चीज होती है, पर आलू आपको अवेलेबल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो यहाँ पे आपका ले ऑफ सीजनल इंडस्ट्रीज में आता है, ठीक है, जो सीजनल वर्क परफॉर्मेंस आपको दे रहे हैं, ठीक है। वहां जैसे आप फ्रूट इंडस्ट्री में भी मान लीजिए, तो फ्रूट इंडस्ट्री में भी जो फ्रेश फ्रूट है, अभी ऐसे आपको तो ताजे आम का माजा आपको जनवरी में भी मिलता है, उनसे पूछो तुम्हारे पिताजी उगाए थे जनवरी में आम, तो वो तो कहने की बातें हैं क्योंकि लिखा रहता है उसमें केमिकल एडेड फ्लेवर। लेकिन जो प्रॉपर फ्रूट इंडस्ट्री है, जो आपको फ्रूट्स अवेलेबल कराती है, तो वो एक सीजनल वर्क में है, उनके जो काम करने वाले लोग हैं, उनको पैक करने वाले लोग हैं, एपीएमसी की बात करें हम, तो ये सीजनल पे डिपेंड होता है। तो वहां पे आपका रिट्रेंचमेंट के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते, 50 से कम मजदूर हैं, वहां पे रिट्रेंचमेंट के अलाउड नहीं होते आपके। रीजन वो डीम्ड है, आपको पहले से ही पता है 50 के नीचे है तो वो इंडस्ट्री नहीं है, स्मॉल स्केल में आ जाती है, तो वहां पे आप जनरल प्रोविजन ऑफ कंपनी नहीं लगा सकते, ठीक है। चलिए
If a question arises as to whether an industrial establishment is of a seasonal character or whether work is performed therein only intermittently, the decision thereon appropriate government is final. अब यहाँ पे अगर आपके कोई भी डिस्प्यूट खड़े होते हैं तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का डिसीजन वो फाइनल हो जाता है. दैट मीन्स आपका लेबर कमिश्नर, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में आपके पास लेबर कमिश्नर होते हैं. इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के भी डिस्प्यूट में जब मैटर रेफर किया जाता है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स लेबर कमिश्नर के पास भेजा जाएगा वो मैटर. अब वो लेबर कमिश्नर आपके किसी भी स्टेट में वो अपॉइंट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके. डिवीजन ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन ए and continuous of service section 25 subsection B. ठीक है. चलिए. For the purpose of section 25 A, C, D and E, an industrial establishment means a factory under Factories Act 1948, a mine under section 2 subsection J of Mines Act, a plantation section 2 subsection F of the Plantation of Labor Act. ये सारे के सारे हम सेक्शन 2 में समझ चुके हैं. ठीक है. ये सारे के सारे एग्जाम्पल, सारे के सारे डेफिनेशन हमने सेक्शन 2 में समझ लिया है. Continuous service, a workman is said to be continuous service for a period if he is for that period is in uninterrupted service. Uninterrupted है, कंटिन्यू चलते चला जा रहा है, कंटिन्यू आता है, काम करता है, घर चला जाता है. ठीक है. तो ऐसे में कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, तो उस मजदूर को कंटिन्यूअस सर्विस माना जाता है. हाँ, लेकिन अगर वो बीमार है, उसका एक्सीडेंट हो गया या स्ट्राइक जो इलीगल नहीं है, लॉकआउट हुआ, इस वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है, देन टू वो कंटिन्यूअस ऑफ सर्विस ही माना जाएगा. अगर स्ट्राइक लीगल है तो, इसीलिए तो बैक पेजेस मिलता है ना, लीगल स्ट्राइक की वजह से ही, तो वो कंटिन्यूअस परफॉर्म कर रहा है. ओके. अब परफॉर्मेंस के लिए जब ऐसी चीजें सामने आ जाए तो वो और ज्यादा बिल्कुल परेशान होता है कि बस मिले और शुरू हो जाए. ठीक है. तो ये उसके एक परफॉर्मेंस का दायरा होता है. ठीक है. तो ये कंटिन्यूअस ऑफ सर्विस ही माना जाता है, जहां पे चीजें रुकती नहीं है. आप ओके. Where workman is not in a continuous of a service within the meaning of clause 1 for a period of 1 year or 6 months, he is deemed to be continuous service under an employer. मतलब अगर स्ट्राइक जो लीगल है उसकी वजह से उसके बीच के गैप चले गए तो भी वो कंटिन्यूअस सर्विस में ही माना जाएगा. ले ऑफ में रिट्रेंचमेंट है तो आप इसको इंक्लूड नहीं कर सकते, बराबर. लेकिन ले ऑफ खाली अगर आपको दिया हुआ है तो यहाँ पर आप कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस ही मानी जाएगी. रिट्रेंचमेंट में तो आपको टर्मिनेट कर दिया, तो रिट्रेंचमेंट को अब यहाँ पे मत जोड़ो. लेकिन ले ऑफ में अवेलेबल है, लॉकआउट अगर इलीगल है तो अवेलेबल है. यहाँ पे आप कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस पे रहते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और कैलेंडर मंथ ऑफ 12. कहां से डेट इसकी चालू होती है? जब वो ज्वाइन करता है. कई बार आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है. ठीक है. हाँ, मैंने यहाँ पे आपको आलू का एक एग्जांपल छोड़ दिया था क्योंकि लोग आधे में ही खुश हो गए तो आधे में ही जा पाया मैं. आलू की इंडस्ट्री अगर आप चला रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आलू से आप और भी काम करा सकते हैं. हाँ, वो आलू से सोना नहीं बनेगा किसी भी हाल में, लेकिन आलू का यूज करके आप चिप्स बनाते हैं, राइट. लेकिन मान लेते हैं कि आलू का मैन्युफैक्चर ही नहीं हुआ, रॉ मटेरियल अवेलेबल पहुंचा ही नहीं लेस कंपनी तक, तो यहाँ पर अब उसके पास ले ऑफ डिक्लेयर करने के अलावा कोई रीजन नहीं. आलू ये नहीं है
तो आप इंटरटेन नहीं हो सकते। आलू होगा तो आप इंटरटेन होते हैं या करते हैं, अपनी सर्विसेज उसको दे देते हैं, राइट। लेकिन जब वो अवेलेबल ही नहीं है तब उसकी यादों में आप सिर्फ ले ऑफ ही रह सकते हैं। बट यहाँ पे आपका टर्मिनेशन नहीं हुआ है, भाई आज नहीं आया, हो सकता है सोमवार से फिर आ जाए, तो ये आपका कंटिन्यूएशन है सर्विस। तो यहाँ पे आप कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस मांगेंगे। ये जो गैप आया आपका 3-4 दिन का, वो 3-4 दिन का गैप ले ऑफ है, या 3-4 दिन का गैप लीगल स्ट्राइक मान सकते हैं, जहां पे अनअवेलेबिलिटी ऑफ आलू है। जिस दिन वापस मिलेगा फिर से आप शुरू हो जाएंगे। तो ये आपका समझ लीजिए कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस। यहाँ पे आपकी सर्विस रुक नहीं रही, कंटिन्यू आप लगे हुए। ओके, चलिए। फॉर अ पीरियड ऑफ 190 days इन अ वर्कमैन एम्प्लॉयड बिलो द ग्राउंड, मीन्स जो माइन में काम करते हैं, माइन में काम करने वाले मजदूर आप जानते होंगे, आपने देखी होंगे मूवीज वगैरह, तो जमीन के नीचे जाते हैं, तो उनके लिए 190 days माना जाता है कि 190 days अगर आपने एक साथ काम कर लिया, उसमें ये सारी चीजों को हटाकर, तो आप माने जाते हैं वहां के एम्प्लॉय। ठीक है। और जो ग्राउंड के ऊपर काम करते हैं वो उनका 240 days कंटिन्यू होना चाहिए, ग्राउंड के नीचे, ग्राउंड के ऊपर। ये बेसिक फर्क है। रीजन, क्योंकि जब आप माइन में काम करते हैं, ठीक है, तो माइन में काम करने के लिए वहां पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है, कुछ गैसेस होती हैं, केमिकल्स होते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू परफॉर्म देयर वर्क। माइनिंग में काम करना, राइट, उनके सर्विस पे, हेल्थ कंडीशन पे फर्क पड़ता है। ओके, उनको लाइट की प्रॉब्लम आने लगती है। ठीक है, तो ये सारी चीजों में आपको ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल है। आप जितना डीप माइनिंग में चले जाएंगे वहां पे आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए वहां पे कंटिन्यूएशन आपका माना जाता है। अगर आपने 290 days प्रॉपर काम कर लिया तो वहां पर आप 190 days, तो आप कंटिन्यूअस सर्विस में आ जाते हैं, परमानेंट आप वर्कमैन माने जाते हैं। और अगर अबव लैंड आप काम कर रहे हैं तो 240 days माना जाता है। ओके, लेकिन अगर 6 महीने की आपकी कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस मानी जा रही है, कुछ कुछ एस्टेब्लिशमेंट में सिर्फ 6 महीने की जरूरत होती है, तो 6 महीने के लिए एग्जैक्ट आधा 95 days और 120 days। क्योंकि इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट अपना कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस के लिए अलग अलग उनके रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। कोई मानता है कि 6 महीने आप काम कर लीजिए तो आप कंटिन्यूअस हैं, कोई मानता है आप 1 साल काम करिए, तो ये डिपेंड ऑन द इंडस्ट्रीज है। इसके लिए दोनों चीज आपको दी गई है फॉर अ कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस। गॉट माय पॉइंट? It is also noted that for the above purpose, the number of days on which a workman is actually worked under employer will include on that the day he has been laid off. अभी मैंने आपको बताया कि अगर 7 में से 3 दिन अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं भाई साहब, तो भी वो कंटिन्यूअस ऑफ सर्विस ही माना जाता है। वो कंटिन्यू है आपके सर्विस के लिए, आप सर्विस ले सकते हैं, बाकी उनको रिप्लाई में जो देना चाहे वो दे सकते हैं, वो अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है, तो वो लेड ऑफ है जहां पे अनअवेलेबिलिटी है। ठीक है, या ही हैज ऑन लीव विद द फुल वेजेस, लीव विद फुल वेजेस में है, उसमें अवेलेबल है। ही हैज बीन एब्सेंट ड्यू टू द टेम्परेरी डिसेबलमेंट, कुछ डिसेबलमेंट हुआ है लेकिन टेम्परेरी है। परमानेंट डिसेबलमेंट और टेम्परेरी डिसेबलमेंट में यही फर्क है। परमानेंट डिसेबलमेंट मीन्स अब उसका जो लिम्स है वो टोटली ब्रेक डाउन हो चुका है, राइट। जैसे शोले का वो ठाकुर साहब बन चुका है, अब वो मजदूरी करके हाथ गाड़ी नहीं चला सकता। ठीक है, तो ये परमानेंट डिसेबलमेंट है, लेकिन फ्रैक्चर हुआ है। ठीक है, फ्रैक्चर के बाद वो वापस आ जाएगा। अब लेन देन इसमें कैसे होता है, जब भाई कोई आपके लिए परफॉर्म कर रहा है तो आप रिप्लाई भी तो देते हैं ना, उसको आप कंपेंसेशन भी तो करते हैं। significance of a continuation of a service, compensation for layoff
रिट्रेंचमेंट एज अ लीव एज विथ पे, जो मैंने अभी आपको कंपेंसेशन के बारे में बताया कि भाई जब आपके लिए परफॉर्म करता है तो आप कंपेंसेशन देते हो। अब वो नहीं है आपके बीच कुछ दिनों के लिए, आपने ले ऑफ किया हुआ है, आपकी भी मजबूरी है, तो ऐसे में अब आप उसको कंपेंसेट करते हैं। ठीक है, अब वो कंपेंसेशन कैसे होता है वो कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसी कि कैसे कैसे कंपेंसेट करना है। कोई आलू से चिप्स बनाता है, कोई आलू से सोना बनाता है, तो वो अपने अपने कंपेंसेशन पे देते हैं। ओके, चलिए, तो as well as leave with pay, gratuity are available for workman only if he has put in a continuous service. Continuous service पे होगा तो ही आप उसको कंपेंसेट करते हैं। कंटिन्यूस सर्विस पे अगर 1 साल वाला टर्म है, बिलो द ग्राउंड है तो 195 डेज और 190 डेज, अगर 6 महीने का है तो 90 डेज, अगर अबव द ग्राउंड है तो 240 डेज फॉर अ ईयर, और 6 मंथ का ले रहे हैं तो आपका 120 डेज। ओके, तो अब ये तो अपनी अपनी कैपेबिलिटी की कौन क्या बना सकता है। ओके, तो ऐसे ही इंडस्ट्री की भी कैपेबिलिटी, आप जैसे अपने अपने हिसाब से उनका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, वो कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस के लिए कोई 6 महीना मानता है, कोई 1 मंथ मानता है और कोई 1 साल मानता है, तो ये उनकी फ्री विल है, राइट। जैसे किसी इंसान को आप बेवकूफ बनाते हैं, किसी इंसान को आप अच्छा बनाते हैं, किसी को आप उल्लू बनाते हैं, तो ये तो अपने अपने लोगों पे डिपेंड है। ऐसे ही यहाँ पर कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस का जो क्राइटेरिया फिक्स होता है वो हर इंडस्ट्री अपने हिसाब से तय करती है। गॉट माय पॉइंट? चलिए, इट इज नॉट स्पेसिफाइड in the definition of term continuation of service that workman should have been employed for a whole period of 12 months. यहाँ पे 12 मंथ दिया हुआ है, बट डेज कितने माने गए हैं? 240 डेज। ठीक है, अगर 240 डेज उसने आपके एस्टेब्लिशमेंट में काम कर लिया तो ये आपका कंटिन्यूअस ऑफ सर्विस माना जाता है। ठीक है, और 6 महीने के लिए कितने दिन का काम करना जरूरी है? 120 डेज का। ठीक है, चलिए, while calculating a period of 240 days in a year, holiday Sundays are to be included, but obvious है हॉलीडे आपका इंक्लूड करना जरूरी है उसमें, क्योंकि आप वो तो बेचारा कंटिन्यूअस सर्विस पे है ही है, आप अवेलेबल नहीं, वो तो अभी भी तैयार बैठा होगा, राइट, लेकिन अनअवेलेबिलिटी आपकी है, ऐसे में वो तो कंटिन्यू है पर आप नहीं है, तो दिस इज नोन एज योर कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस। ओके, अब लेड ऑफ वर्कमैन का राइट टू कंपेंसेशन है, आपने उसको लेड ऑफ किया हुआ है। ठीक है, अब लेड ऑफ है तो उसको कंपेंसेशन भी मिलना चाहिए। रीजन बिहाइंड दैट कि ही इज रेडी टू परफॉर्म, यू आर नॉट अवेलेबल। ऐसे में उस बेचारे की क्या गलती, वो तो अपनी सेवाएं देने के लिए आपको तैयार बैठा है, आप ही जो है अवेलेबल नहीं है, राइट। तो ऐसे कंडीशन में क्या, अब वो आपसे कंपेंसेशन डिमांड कर सकता है कि भैया मैं तो अवेलेबल था, आपने ही मुझे सर्विस करने का या परफॉर्मेंस का मौका नहीं दिया, तो अब जब आप अगली बार जब मिलेंगे तो वो एक्स्ट्रा वर्क करेगा। ठीक है, रीजन बिहाइंड दैट कि आप अनअवेलेबल थे। ओके, तो laid off of a workman on an analysis of a section 25 subsection C। अनीता मैडम, मैं गूगल मीट क्यों ज्वाइन करूं? जिसको आपने लेड ऑफ किया हुआ है उसको पूरा राइट है कि आपसे वो कंपेंसेशन मांगे। कंपेंसेशन क्यों मांगेगा? क्योंकि आप उसको अवेलेबल नहीं करा दे रहे, वो अवेलेबल है, ऐसे में ही इज लायबल फॉर अ कंपेंसेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर। पर कंपेंसेशन कब? जब ये फॉलोइंग 4 कंडीशन आपके सेटिस्फाइड आप करेंगे, दैट मींस
हॉलीडे इंक्लूड होता है, द कंपेंसेशन शुड बी इक्वल टू द 50% ऑफ टोटल बेसिक वेजेस। जितना उसको टोटल बेसिक वेजेस था उसका 50% तो वो लेगा ही लेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, रीजन उतना उसका बाकी रह गया। ठीक है, तो अब वो आपसे जब मिलेगा तो वो 50% जो उसका बेसिक है वो तो उसका 100% लेगा ही, 50% और इंक्लूड करेगा। रीजन कि वो अवेलेबल था, आपने बोला आपकी अनेबिलिटी। ठीक है, तो इन चीजों में आपका वो कंपेंसेशन लेगा। ठीक है, एंड dearness allowance that would have been payable had he not been laid off if the following conditions are satisfied। बदली वर्कर है या कैजुअल वर्कर है, उसको आप लेड ऑफ नहीं बोलते। बदली वर्कर आप जानते हैं, जब एक की जगह पे दूसरा आ जाता है। ठीक है, तो नहीं तो कोई और से, तो उसको बोलते हैं बदली वर्कर। ठीक है, तो वो बदली वर्कर में कहलाते हैं, वो परमानेंट इन नेचर नहीं होते। ठीक है, वो बदली वर्कर होते हैं। आज भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में चलता है, उनको अपना वो कोरम पूरा करना होता है, आप नहीं आए तो किसी और से काम चला रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हिज नेम इज बॉर्न ऑन द मस्टर रोल ऑफ द इंडिविजुअल एस्टेब्लिशमेंट। उसका नाम होना चाहिए मस्टर रोल में। ही हैज नॉट कंप्लीटेड लेस देन 1 year ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस। समझे, कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस होना चाहिए। बदली वर्कर को लेके शायद आप गलत एग्जांपल समझ गए। बदली वर्कर का ऐसा मीनिंग होता है जैसे आप एक इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आप वहां पे कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस में नहीं है, लेकिन ठीक है, एम्प्लॉयर ने आपको भाव नहीं दिया तो आप दूसरी जगह चले गए। ठीक है, आप कंटिन्यू एम्प्लॉयर के पीछे लगे रहे, लेकिन एम्प्लॉयर ने भाव नहीं दिया फॉर द रीजन बेस्ड ऑन टू हिम। अब आप दूसरी जगह जाके काम मांग रहे हैं, ये कहलाता है बदली वर्कर। इसको परमानेंट एम्प्लॉयर, परमानेंट वर्कमैन बदली वर्कर में नहीं आते, वो तो परमानेंट नेचर है ही है, उनका अधिकार है उस इंडस्ट्री में आने का, घूमने का, देखने का। बदली वर्कर में ये है कि आप वहां के परमानेंट इन नेचर नहीं है, तो यहाँ पे अगर आपको एंट्री नहीं मिली तो आप दूसरी जगह अप्रोच करते हैं, वो कहलाता है बदली वर्कर। व्हाट माय पॉइंट? चलिए, यस, अब आप समझे बिल्कुल। तो ये आपका कहलाता है बदली वर्कर। देखो क्यों मारा जा रहा है। हाँ, सो 1 साल की सर्विस हो, कंटिन्यूएशन ऑफ वर्किंग हो, तो उसको आप बदली वर्कर नहीं कहते। इट इज नॉट मटेरियल वेदर ही इज लेड ऑफ कंटिन्यूअसली और इंटरमिटेंट। कंटिन्यूअसली लेड ऑफ भी होता है कई बार। ठीक है, लेकिन ऐसे में भी ही इज रेडी टू परफॉर्म, वो तो तैयार है। आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो उसमें उसकी गलती नहीं है। सॉइल फर्टिलिटी खत्म हो गई, आलू ही नहीं पैदा हो रहे हैं, तो चिप्स बनाए कहाँ से? बट इसके लिए वर्कर तो अवेलेबल है कंपनी में, वो तो तैयार है कि आलू आए उसको काटें और भून के हम बना दें। लेकिन जब आलू आए तब ना, फर्टिलिटी ही नहीं है तो आलू आएगा नहीं, रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा नहीं। रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा तो मुझे जो काम करना है मैं कहां से करूं? ओके, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में आपका कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस जो आपका ये ले ऑफ माना जाता है, वो कंटिन्यूअस माना जाता है। कब तक? जब तक अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल ना हो जाए, तब तक। ओके, the provision of 25C contains the following: that layoff in on account of discontinuation or reduction of a supply of power। पावर में रिडक्शन हो जाए, जो पावर आपको मिल रही थी, अब जाहिर है टाइम के साथ वो पावर डाउन होती है। ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ पावर है एज पर द प्रोविजन ऑफ बॉम्बे इलेक्ट्रिक स्पेशल पावर एक्ट 1946। ठीक है, या फिर if during any period of 12 months the workman is laid off more than 45 days।
45 दिन से ज्यादा अगर आपने एक वर्किंग उसमें रखा तो यहां पर आपका माना जा सकता है कि यहां पर आपने उसको लेड ऑफ दिया है 45 डेज का, जहां पे 1 ईयर की सर्विस मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके बदली वर्कमैन, और उसके बाद आता है इफ द ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 मंथ या it is a lawful for employer in any case falling within the foregoing provision to the retrenchment of a workman in accordance with the provision contained section 25F at any time after the expiry of first 45 days to laid off। पहले ही 45 डेज में अगर आपने उसको लेड ऑफ कर दिया तो कंपेंसेशन मिलेगा। रीजन ही ज्वाइंड यू, ओके, उसके बावजूद आपने अवेलेबल नहीं कराया। ठीक है, अब आते हैं बदली वर्कमैन। फिर से डिस्कशन बड़ा जोरदार चल रहा है बदली वर्कमैन। ठीक है, इसको हम अगले सेशन में चालू करते हैं। बदली वर्कमैन, दैट explanation to sections 25C defines a badli workman as a workman, बदली वर्कमैन एज अ वर्कमैन जहां पर वो एक टेम्परेरी बेस पे अवेलेबल है। ठीक है, दैट मीन्स अ वर्कमैन हु इज एम्प्लॉयड इन एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट इन प्लेस ऑफ अनदर वर्कमैन whose name on a muster roll, means जब परमानेंट वर्कमैन अवेलेबल नहीं है उसकी जगह पे आपको रखा जा रहा है। ओके, वो कहलाते हैं बदली वर्कमैन। ओके, however such person is ceases to be regarded as for such purpose of this section if he has been completed 1 year of continuation of service। लेकिन वो बदली वर्कमैन भी परमानेंट माना जाता है अगर वो कंटिन्यूअस 1 साल की सर्विस परफॉर्म कर ले। और वो 1 साल मतलब 12 महीने नहीं, 240 डेज, ये याद रखिएगा। वही चीज यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो बीइंग एज अ लीगल एडवाइजर और बीइंग एज दैट जो आप जिस कंपनी से जुड़े हुए हैं, इट इज योर ड्यूटी। ये एम्प्लॉयर को समझ में नहीं आता, ये वहां के लीगल एडवाइजर को समझना चाहिए कि बदली वर्कमैन पे रखा है तो उसको कंटिन्यूअस वे में अगर वो आ जाएगा अगर उसने 1 साल कंटिन्यू परफॉर्मेंस आपके लिए कर दी तो। आई बात समझ में? तो फिर वो आपका बदली वर्कमैन में नहीं रहता। तो सेक्शन 25 आपका माना जाता है इन्हीं बातों को लेकर कि जब बदली वर्कमैन को आप 1 साल मतलब 240 डेज का कंटिन्यू उसको एम्प्लॉयमेंट दे दें। ठीक है, तो 240 डेज का कंटिन्यू एम्प्लॉयमेंट देने के बाद अब वो आपका परमानेंट नेचर माना जाएगा। आई बात समझ में? अब वो आपका बदली वर्कमैन नहीं। ठीक है, ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड whenever permanent period या permanent workmen are not available but the employer or the industry got some kind of a special that consignment, उसको पूरा करने के लिए जो मस्टर रोल पे वर्कमैन अवेलेबल हैं उनके प्लेस में वो दूसरों को एज ए टेम्परेरी बेस रखेगा। ठीक है, और जैसे ही मेन आदमी आ गए वो आपको हटा देगा। आप बदली इन नेचर पे आते हैं। ठीक है, ऐसे में आपको सिर्फ कंपेंसेशन मिल सकता है। सेक्शन 25C binds the employer to pay compensation for all days during which workman is laid off. Such workman must pay layoff compensation even for a part of a day in respect of which is laid off। ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। ओके, अब इसके बाद आते हैं एम्प्लॉयर्स ड्यूटी टू मेंटेन मस्टर रोल। बट ऑब्वियस है, क्योंकि जब भी आपके ये सारे सिचुएशन आते हैं कि मैं बदली वर्कमैन था, नहीं, वो बदली अपने आप को क्लेम करता है कि नहीं नहीं मैं तो परमानेंट हूं, तो कोर्ट बोलेगा मस्टर रोल दिखाओ। मस्टर रोल में उस बदली वर्कमैन का नाम है? होगा ही नहीं।
और जब नाम नहीं होगा तो आप कितना भी हाथ पैर पीट लो, एविडेंस नहीं है तो आप परमानेंट इन नेचर नहीं बन सकते। तो ये एम्प्लॉयर के हाथ में होता है। बदली वर्कमैन कितना भी खुश हो जाए कि अब तो मैं परमानेंट इन नेचर पे आ गया, नहीं आएगा। खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। परमानेंट एम्प्लॉय के बदले आप अपनी जगह नहीं ले सकते। आप कुछ भी कर लीजिए, भले ही आपकी स्किल भी कितनी अच्छी क्यों ना हो। कुछ जो एग्जिस्टेंस जो एम्प्लॉय रहते हैं उनको लगता है कि यार वो मुझसे अच्छा परफॉर्म करेगा या कर भी रहा है, देन टू जो परमानेंट नेचर के जो बॉन्डिंग होती है वो बदली वर्कमैन नहीं पा सकते। व्हाट माय पॉइंट, वो वैसे ही रहेंगे। उसके बाद व्हेन अ वर्कमैन नॉट एंटाइटल्ड टू ले ऑफ कंपेंसेशन, कब, जब अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ना मिले। अगर अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट आपको मिल रही है, जैसे मेरे पास 4 इंडस्ट्री अलग अलग कंपनी की है, एक ही इंडस्ट्री में मेरे पास 4 अलग अलग यूनिट है। एक इंडस्ट्री में मेरा ले ऑफ है, लेकिन मैंने आपको बोला कि दूसरे में तब तक आप काम कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे में आपको दूसरा पॉइंट मिल जाता है, वहां पे अब आप कंपेंसेशन नहीं मांग सकते, ओके। या फिर इन अदर एस्टेब्लिशमेंट बिलोंगिंग टू द सेम एम्प्लॉयर सिचुएटेड इन अ सेम टाउन। 2 इंडस्ट्री है मेरी, उसी टाउन में अवेलेबल है, और वहां पर अगर आप लेते हैं एम्प्लॉयमेंट और अगर आप मना कर दें तो ऐसे में भी आपको ले ऑफ कंपेंसेशन नहीं मिलेगा, ओके। तो दिस इज योर बदली वर्कमैन एंड ले ऑफ, ठीक है। अब हम कल पढ़ेंगे जनरल प्रोविजन ऑफ रिट्रेंचमेंट।